हेलो दोस्तों, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि फ्लूइड डायनामिक्स के अंतर्गत आता है। यह थ्योरम हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसके सारे डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और इसकी लिमिटेशंस सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं बर्नौलीज़ थ्योरम। दोस्तों, इस थ्योरम को या इक्वेशन को समझाने से पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म्स यूज्ड होने वाले उनको समझना ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे पहले इसमें आइडियल फ्लो। आइडियल फ्लूइड बोल लो। आइडियल फ्लूइड वह फ्लूइड होता है जो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है नेचर में और नॉन विस्कस होता है। क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है और होता है इनविस्कस होता है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड कैसा होगा? इनकम्प्रेसिबल होगा और क्या होगा? इनविस्कस फ्लो होगा। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है? वह फ्लूइड जिसको अगर हम कंप्रेस करें या दबाया जाए या उस पर कोई फोर्स लगाया जाए तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए मान लो कोई सिलेंडर है, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है और इस फ्लूइड को ऊपर से प्रेशर लगाए, फोर्स लगाए तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2 आता है इनविस्कस। विस्कस क्या होता है कि जब फ्लूइड फ्लो होता है तो फ्लूइड लेयर्स में फ्लो होता है, तो उन लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे विस्कस फोर्स, है ना। लेकिन आइडियल फ्लूइड में क्या होता है? इनविस्कस होता है। इनविस्कस मतलब क्या? लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है और फ्रिक्शन लेस हो रहा है। तो पहले टर्म पढ़ा हमने क्या? आइडियल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और इनविस्कस फ्लूइड। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई है। नंबर 2 अपनी बात इसमें करते हैं अपन स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या बात करेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये सारे टर्म्स बर्नौलीज़ थ्योरी में यूज़ होने वाले हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो वो होता है कि उस फ्लूइड में फ्लो होने वाली लेयर का हर एक पार्टिकल बैक टू बैक टूगेदर एक दूसरे को फॉलो करते हैं। मान लो कभी ये लेयर है, ये लेयर में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इस लेयर का हर एक पार्टिकल एक दूसरे को फॉलो करेंगे। इस प्रकार इस लाइन में फ्लो करेंगे, कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। मान लो कभी इस क्रॉस सेक्शन से एक पार्टिकल आगे बढ़ा है तो इसी क्रॉस सेक्शन से दूसरा पार्टिकल आगे बढ़ेगा। इसको बोलेंगे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी पार्टिकल्स का एक रो में चलना, ठीक है। नंबर 2 इसमें अपना आता है। नंबर 3 इसमें अपना आता है स्टेडी फ्लो। क्या आता है? स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो वो फ्लो होता है जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज विथ टाइम, है ना। मतलब इसकी फ्लूइड की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। इसको बोलेंगे क्या? बोलेंगे स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है। ये बोलेंगे। ये कुछ अपने छोटे छोटे टर्म्स थे, ये काम में अपने आ चुके हैं। इसके अलावा टर्म समझ लो अपना। और एक अपना होता है इरोटेशनल फ्लूइड। मतलब फ्लूइड का पार्टिकल अपनी एक्सिस पे कभी भी रोटेट नहीं करेगा। बर्नौलीज़ थ्योरम में यह अज्यूम किया गया है कि फ्लूइड के पार्टिकल्स सिर्फ वेलोसिटी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्लो होते हैं, वह अपने एक्सिस के ऊपर कभी भी रोटेट नहीं करते। इसको बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। ये हमने कुछ बेसिक से टर्म्स पढ़ रहे हैं। तो चलो आइए आज अब हम बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ते हैं। बर्नौलीज़ थ्योरम की डेफिनेशन क्या होती है, थ्योरम क्या होती है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज़ थ्योरम। दोस्तों, बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ते हैं क्या होती है। पहले तो इसमें लिखा गया है कि इट इज़ द बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ एक एनर्जी पे
लागू करता है। मतलब इसमें एनर्जी थ्योरम का यूज़ कोई कि एनर्जी का कोई कभी लॉस नहीं होता है, एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसकी इस फॉर्म को अदर फॉर्म में चेंज किया जाता है। कंजर्वेशन एनर्जी पे काम करता है। पहला टॉपिक तो ये है। इसमें आगे क्या लिखा है वह ना आइडियल आइडियल बताया। आइडियल क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस बोल दो या इनविस्कस बोल दो। वह ना आइडियल फ्लूड फ्लो इन क्लोव्ड कंडक्ट, मतलब पाइप, मतलब ऐसा सेक्शन जिसके सरफेस क्या हो, क्लोज हो, जिससे मान लो पाइप है ना, तो मैं लिख दिया। अब चाहे तो पाइप भी लिख सकते हो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखा है? वह ना आइडियल फ्लूड फ्लो इन पाइप इन अ स्ट्रीम लाइन देन अ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेफर एनर्जी। मैंने 3 एनर्जी का यूज़ किया हुआ है। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेफर एनर्जी। इन तीनों का सम कांस्टेंट। मतलब क्या होता है कि वे जब कोई फ्लूइड किसी पाइप के अंदर, है ना, स्ट्रीम लाइन में फ्लो होता है तो कौन सा फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड। तो उसके पाइप के किसी भी सेक्शन पर, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर तीनों एनर्जीज, कौन सी एनर्जीज? काइनेटिक एनर्जीज, प्रेफर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास। जो पानी फ्लो हो रहा है ना, जो पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो के अंदर क्या होगा? एक कांस्टेंट वॉल्यूम में उसका मास का होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपन। देखो आगे क्या लिखा है इसके अंदर। आगे लिखा है एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। क्या लिखा है इसमें? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेफर एनर्जी। ये लिखा मैंने यहाँ पर, यहाँ लिख रखा है यहाँ पर। प्रेफर एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये लिखा है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या अपनी होती है? काइनेटिक एनर्जी जिसमें मोशन हो, मास हो, क्या मोशन हो, m/v², ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो फिर होती है कौन सी अपनी? प्रेफर एनर्जी। कौन सी होती है? प्रेफर एनर्जी। इसको शो करते हैं क्या अपन? शो करते हैं अपन किसको? प्रेफर इनटू वॉल्यूम। ठीक है। और थर्ड नंबर की एनर्जी कौन सी अपनी होती है? एनर्जी थर्ड नंबर होती है कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो? mg और h। ठीक है, आगे चलते बेटा अपन। ठीक है, देखो बच्चों, पहले हम पढ़ चुके, हम तो अजम्पशंस इन बर्नौलीज थ्योरम में कुछ अजम्पशंस अलग अलग होती है। मैं यहाँ लिख रखी है, आप भी इसको थोड़ा पढ़ लेना क्या अजम्पशन होती है इसमें। ठीक है, मैं बता दूँ आपको अच्छे से, समझ लो यहाँ पर क्या होती है। अजम्पशन होती है फ्लो इज आइडियल, बता दिया आपको मैंने। आइडियल फ्लो क्या होता है? मीन्स इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होना और फ्लूइड लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं होना। नंबर 2 द फ्लो इज इरोटेशनल, मतलब फ्लूइड के पार्टिकल्स अपनी एक्सिस पर रोटेट नहीं करते हैं। ठीक है। नंबर 3 फ्लो इज स्टडी, मतलब वेलोसिटी डू नॉट चेंज विथ टाइम। आगे आता है अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब एवरी पार्टिकल फ्लो इन सेम लाइन बैक टू बैक। ओके, आगे तुमको मैं एक नोट लिख रखा है यहाँ पर, लास्ट तुम्हारे यहाँ पर मैंने नोट का मतलब क्या लिखा है मैं, ये तुमको आगे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा हल्का सा। ये लिखा है इट इज़ आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम आइलर्स इक्वेशन, मतलब बर्नौलीज थ्योरम को हम आइलर्स इक्वेशन से भी हम डिराइव कर सकते हैं। ऑब्टेन इंटीग्रेटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन कभी करें, समाकलन कभी करें, तो हम बर्नौलीज थ्योरम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, हम आगे इसका थोड़ा सा देख लेंगे अपन। ठीक है, चलते हैं, आप पढ़ते हैं इसका अपन डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन क्या दे रखा है यहाँ पर इसका, हम क्या करेंगे डेरिवेशन में अज्यूम करेंगे कुछ। क्या अज्यूम कर लेंगे अपन यहाँ पर? अज्यूम अ नॉन यूनिफॉर्म, है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। ऐसा पाइप सेक्शन अज्यूम करेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन क्या हो? अलग अलग हो। कैसे अलग अलग? मतलब वो कुछ सेक्शन इसका ऐसा हो, यहाँ सेक्शन ज़्यादा हो, यहाँ इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो? कम हो। ठीक है, ये समझ लो आप इससे एक बार, कैसे समझ लो कि कुछ पाइप ऐसा हो अपना कुछ।
क्रॉस सेक्शन का नॉन यूनिफॉर्म है। ये यहाँ इसका एरिया अलग है, यहाँ इसका एरिया अलग अलग है, ठीक है। तो अब अज्यूम कर लेंगे कि क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप हुव लेंथ कितनी है, एल दे रखी है अपने को, ठीक है। और इसी के अंदर मान लो हमको दे रखा है, हम अज्यूम करते हैं एट क्रॉस सेक्शन 1 पाइप की दो क्रॉस सेक्शन होता है, एक 1 एक 2। तो मानते हैं कि क्रॉस सेक्शन 1 पे प्रेफर एट क्रॉस सेक्शन 1 P1 है, एरिया कितना A1 है, वेलोसिटी कितनी है V1 है, ठीक है। ये हमने इतना इसमें अज्यूम कर रखा है, ठीक है। आगे चलते अपन, चलो दोस्तों। अब देखो हाइट मान लो अज्यूम हम मानते हैं क्रॉस सेक्शन 2 पे क्या वही सेम मानते हैं, प्रेफर P2 है, वेलोसिटी V2 है और एरिया A2 है और हाइट क्या है H2 है, डेटम हाइट H2 है। हमने इसका यहाँ पर फिगर पे अच्छे से ड्रा कर लिया है, ये फिगर ड्रा कर। देखो मैंने बताया था कि पाइप का क्रॉस सेक्शन कैसा है, क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये मैंने नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इसके अलावा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फार्मूला ये होता है, पोटेंशियल का ये होता है और प्रेफर एनर्जी फार्मूला इसमें ये होता है। हल्के हल्के से मैंने कीवर्ड्स यहाँ पर लिख रखे हैं। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। आगे चलते हम, देखो ध्यान देना क्वेश्चन में, आप यहाँ पे डेरिवेशन चालू होगा। अभी तक अपने डिफिनेशन पढ़ी है, हल्का फुल्का पढ़ा है, आप पढ़ते में आगे इसकी डिफिनेशन पढ़ते, खास की डिफिनेशन मतलब क्या होता है। देखो ध्यान देना, इस डायग्राम में ध्यान दो बस। आप इस डायग्राम में देखो, थोड़ा सा जूम कर लूँ। इस डायग्राम में देखो आप, इस डायग्राम में दे रखा आपको कि यहाँ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ क्रॉस सेक्शन क्या है कम है। तो आपने पढ़ी होगी, शायद आपने पढ़ी होगी कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी, कौन सी होगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी होगी, इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी होगी आपने सर। उस इक्वेशन के अनुसार क्या होता है कि डिस्चार्ज जो होता है A1 V1 A2 और V2 होता है। इसका मतलब ये होता है इस इक्वेशन का कि पाइप के अंदर कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है तो उसका वॉल्यूम हर एक क्रॉस सेक्शन पे क्या होता है, एक समान होता है। मतलब जितना पानी उस पाइप की क्रॉस सेक्शन में एंटर करेगा उतना ही पानी या वाटर या फ्लूइड उस क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलेगा। इसका मतलब होता है ये इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें कि जहाँ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, जहाँ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और जहाँ क्रॉस सेक्शन कम होता है वहाँ वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ क्रॉस सेक्शन कितना है, यहाँ ज़्यादा क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन यहाँ ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी V1, यहाँ क्रॉस सेक्शन कम है वेलोसिटी क्या होगी V1। तो मैंने कहा कि यहाँ जहाँ ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है और वेलोसिटी क्या होगी V1, यहाँ होगी V2। तो ज़्यादा किसी ज़्यादा कहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर है, तो क्या बनेगा इक्वेशन V2 ग्रेटर देन V1, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है ना। भाई वेलोसिटी यहाँ पर कम थी, यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है। तो हम क्या लिख लेंगे नीचे अपन, हम लिख लेंगे अपन इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी बोल दो। मैंने सॉरी यहाँ पर एनर्जी लिख लिया गलती से, यहाँ एनर्जी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या अपना आएगा, वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा, वेलोसिटी कर लेना आराम से, ठीक है, वेलोसिटी कर लेना। हाँ तो काइनेटिक क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, ये देखो क्रॉस सेक्शन पे कितनी है V1, ये तो ये इंक्रीज हो गई अपनी वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर हो गई 1, ठीक है। अब जैसे डायग्राम वापस से, अब देखो कि पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा है यहाँ पर P, फार्मूला इसका क्या होता है mg और h। ध्यान दें पोटेंशियल एनर्जी में हाइट जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, हाइट जितना कम होगा एनर्जी उतनी कम होगी। तो देखो यहाँ एज दिख रहा है आपको, देख के लग रहा है यहाँ एज ज़्यादा है, यहाँ एज कम है। मतलब यहाँ एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, एम जी एच यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पर एम जी एच क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कम होगी। तो ज़्यादा से कम हो रही है एनर्जी, क्या हो रही है, ज़्यादा से कम। तो मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो आगे लिखते हैं क्वेश्चन इसके अपन, देखो लिख रखा है मैंने डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखा mgh1 माइनस mgh2, ठीक है। थर्ड नंबर की एनर्जी कौन सी बची अपनी, प्रेफर एनर्जी बची है। कौन सी बची है, प्रेफर एनर्जी बची है। उसको समझते अपन प्रेफर एनर्जी क्या होती है।
वो एनर्जी जो प्रेशर के द्वारा डेवलप होती है। ठीक है, तो देखो मान लो कि इस सेक्शन में क्या होता है, कुछ फ्लूइड एंटर होता है। ठीक है, तो इस फ्लूइड को इस सेक्शन से बता रहा आपको मैं, उस फ्लूइड को इस सेक्शन से इस सेक्शन तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, आपको उसको कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, उस फ्लूइड में कुछ डेंसिटी होगी, उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, एनर्जी होगी और प्रेशर होगा। तो फ्लूइड का जो कुछ मास है, फ्लूइड का जो मास है, मान लो ये मास है, वॉल्यूम है, यहाँ से एंटर करते हुए ये यहाँ बाहर हो जाएगा। तो एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फ्लूइड का जितना मास या वॉल्यूम एंटर होता है उतना ही मास इसका बाहर निकलना चाहिए। ये सिर्फ एनर्जी लॉ है। तो कोई अब भाई यहाँ पे एंटर मास हुआ, यहाँ पर एंटर, यहाँ से बाहर हुआ है एनर्जी वॉल्यूम। तो कुछ टाइम लग रहा है इसको, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, डेल्टा टी मान लो या स्मॉल टी मान लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, टाइम मान लो टी। देखो आगे चलते अपन। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने कि जो अपना होता है, क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पहले तो बांटते हैं वर्क डन। भाई यहाँ से फ्लूइड एंटर करेगा, यहाँ पे एंटर, यहाँ से बाहर होगा, तो उस फ्लूइड को कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करेगा ना, है ना। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, पर पढ़ा हुआ है आपने पहले। वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू अपना होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये अपना वर्क होता है। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू होता है एरिया। और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ध्यान दो इसमें कि मैंने कितनी लिखी यहाँ पर, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ध्यान दो कि इस इक्वेशन में यहाँ पर ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी आपका होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होगा आपका, होगा ये होगा आपका क्यू। और क्यू क्या है, डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज क्या होता है पता है आपको, डिस्चार्ज होता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लूइड के प्रवाह होने की, बहने की दर, मतलब कोई फ्लूइड किसी क्रॉस सेक्शन से प्रति सेकंड कितना फ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज होते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज की इक्वल टू क्या होगा, ये होगा वी अपन टी। क्या होगा, वी अपन टी। वी यहाँ पर क्या है, ये वी यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, ये यहाँ पर वी क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम है, वाटर का या फ्लूइड का वॉल्यूम है। ये लिखा कि वॉल्यूम पर सेकंड कितना फ्लो हो रहा है उस क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, ये तो हम क्या करते हैं इसमें अपन, यहाँ में काम करते हैं अपन, जो मैंने लिखा पर, क्या लिखा है यहाँ पर लास्ट में, मैंने लिखा वर्क डन कितना लिखा मैं यहाँ पर, पी इंटू ए वी इंटू टी। यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा, पी इक्वल टू, यहाँ क्या पुट कर दूंगा मैं, वॉल्यूम अपन टाइम इंटू टाइम, टी वी टी कैंसिल हुआ, बचा अपना कैसे, क्या बचा अपना, अपना बचा है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो वर्क डन क्या हो जाएगा अपना, वर्क डन अपना हो जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम। और आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपन वॉल्यूम। क्या होती है, मास अपन वॉल्यूम। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम को रिमूव करेंगे, वॉल्यूम को रिमूव करेंगे, यहाँ पर वो क्या रख देंगे, यहाँ पर अपन, यहाँ रख देंगे हम, यहाँ पर रख देंगे हम क्या, मास अपन रो। तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये डब्ल्यू इक्वल टू प्रेशर इंटू मास अपन डेंसिटी, ये हमारा हो चुका है। और ध्यान देना हमको ये है कि बात करते हैं क्रॉस सेक्शन मंथ पे, यहाँ बात करते हैं अपन क्रॉस सेक्शन मंथ की बात करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा वर्क डन में हो जाएगा अपना, हो जाएगा यहाँ पर प्रेशर होगा P1, मास सेम है, और वो भी क्या है, डेंसिटी भी सेम है, क्योंकि फ्लूइड तो एक ही फ्लो हो रहा है, उसका मास भी सेम होगा, डेंसिटी भी सेम होगी, प्रेशर अलग अलग होगा। सेक्शन 2 पे यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ अपना वर्क डन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P2, प्रेशर हो जाएगा P2, ओनली प्रेशर चेंज होगा, बाकी इसका मास और इसका डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आगे चलते अपन, आगे चलेंगे हम, आगे चलते हम। देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा अच्छे से आपको, वर्क डन क्या होता है, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर रखा। वर्क डन यहाँ पर लिख रखा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया,
डिफरेंट होता है रिलेटिव टू टाइम, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, इसको पूरा आप अच्छे से पढ़ लेना। लास्ट में वही मिलेगा आपको जो मैंने यहाँ पर आपको अभी समझाया था पूरा ये लिखा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा लास्ट, मैंने लिखा है चेंज इन वर्क डन। तो चेंज इन वर्क डन क्या होगा आपका, ये होगा आपका इनिशियल वर्क माइनस फाइनल वर्क। क्या होगा, चेंज इन वर्क डन क्या होगा, इनिशियल वर्क माइनस फाइनल वर्क होगा। मैं कैसे मतलब चेंज इन वर्क अपना होगा, इनिशियल वर्क क्या होगा, P1 रो जी माइनस P2 रो जी, ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। अब आगे चलते हम, आगे आगे पढ़ते क्या पढ़ते अपन देखो। हाँ दोस्तों, अब देखो आगे हम पढ़ते हैं कि बाय एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ ला, बर्नौलीज थ्योरम डिपेंड किस पे करती है, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ ला पे करती है। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसमें काइनेमेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है। तो हमको एनर्जी को कम करने में कुछ वर्क डन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वर्क डन। तो वो वर्क डन लिखा, फार्मूला अपना क्या हो जाएगा अपना, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन। मतलब अगर कोई एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो एक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज करने में कुछ अपनों को वर्क डन करना पड़ता है। ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, ओके। अब देखो जो हमने पहले एनर्जी अपन डिराइव करी थी सारी, फिर अपने को लिखना, आपको क्या लिखना, आपको लिख दो अपन, क्या क्या लिखा हूँ पूरा अपन देखो। ये लिखी मैंने क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ लिखा मैं मतलब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और डिक्रीज इन या वर्क डन कितना हुआ, या प्रेफर एनर्जी कितनी हुई, प्रेफर एनर्जी ये हुआ चुका है। अब कुछ नहीं करना हमको, जो V1 वाला टर्म से एक्साइड लिया, V2 वाले टर्म एक्साइड ले जाओ। मैंने क्या करा है कि V2 वाला ये इधर लिया है, मैं यहाँ पे क्या है mg2 माइनस से प्लस हो चुका है, यहाँ पर क्या हुआ माइनस P2 रो जी इधर प्लस हो चुका है। V1 वाले सेम इधर है, ये माइनस हो जाएगा इधर प्लस, ये प्लस सेम कर लिया। अब क्या करा मैंने यहाँ पर, हमको पता है कि मास क्या है, कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं मास यहाँ पर है। तो हम यार मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ इक्वेशन में क्या करूँगा मैं डिवाइड बोथ साइड, क्या करूँगा यहाँ पर मैं डिवाइड बोथ साइड लिख दूँ यहाँ पर आराम से, mg का मैं क्या कर दूँगा यहाँ पर डिवाइड कर दूँगा, किसी इक्वेशन में करूँगा मैं, इसी इक्वेशन में दोनों को m/g से डिवाइड कर दूँगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगी, हमको फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, ये मिलेगी। ठीक है, ये मिल जाएगी इक्वेशन, ये अपने बर्नौलीज थ्योरम अपने इसको प्रूव कर लिया। अब देखो इस इक्वेशन में क्या होगा, इस इक्वेशन में अपना होगा, ये अपना क्या है काइनेटिक हेड है, ये आपका प्रेशर हेड है, और ये आपका क्या है डेटम हेड है। ये तीनों अपने अच्छे से इसको प्रूव कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब मैंने तुमको बताया था कि इस बर्नौलीज थ्योरम को हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, हम प्राप्त करते हैं आइलर इक्वेशन से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। हम पर नोट था, अब इतने याद रखो, आप एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि बर्नौलीज थ्योरम को किससे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको हम प्राप्त करते हैं आइलर इक्वेशन से, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपको जानना है कैसे प्राप्त करते हैं तो देख लीजिए, 2 मिनट का टाइम है, समझ लो उसको भी। दोस्तों देखिए यहाँ लिख रही है, यहाँ पर क्या लिख रही है, ये लिख रही है आइलर इक्वेशन लिख रही है। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे प्राप्त करते हैं इसको। अगर आपने इंटीग्रेशन किया हो समझ में आ जाएगा। लिख रही है क्वेश्चन, लिख रही है यहाँ पर मैंने डी पी रो जी डी जेड वी इंटू डी वी इक्वल टू इसका 0। हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका उस पार्ट्स का, तो हमें क्या मिलेगा इसमें, डी पी का हो जाएगा, इंटू हो जाएगा कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, और रो सेम रहेगा, डी जेड का हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा अपना जेड हो जाएगा आपका, और वी का हो जाएगा वी स्क्वायर अपान हो जाएगा ये 2g हो जाएगा, और लास्ट में 0 0 हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट बोला कितना सी। देखो ये सेम अपने इसकी इंटीग्रेशन करके बर्नौलीज थ्योरम को अपन ने यहाँ पर कर लिया। अब कुछ नहीं करना आपको, चाहो तब इसको जी से भाग कर दो तो आपका आंसर पूरा मिल जाएगा, या नहीं तो कोई मतलब नहीं इसका है। ये इसको अपन सामने प्राप्त कर लिया। देखिए दोस्तों हमने इसको बड़ी आसान भाषा में इसको हमने
समझ लिया अच्छे से, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो ये वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।